चलिए, ऑनलाइन वालों आपका भी स्वागत है और ऑफलाइन वालों आपका भी स्वागत है। तो हमारी क्लास में एक है ना पवार साहब बैठते हैं, कल टेस्ट दे के आए हैं। टेस्ट का कौन सी ईयर का था? फाइनल ईयर, बहुत बढ़िया। मिठाई मैं ही क्यों मंगवाऊं? बोर्ड पर देखिए, आराम से बैठिए। अफगानिस्तान की चर्चा हम कल कर चुके थे और अफगानिस्तान से कुछ जगह हम देखते हैं और उस जगहों के एक बार हम नाम याद कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत तो दिख रहा है? अब दिख रहा है? देखो मैं बताता हूँ। ये जो जगह है, ये है बल्ख। ठीक है। ये जो जगह है, ये है लघमान। सब आएंगे अभी धीरे धीरे। ठीक है। और ये वाला जो बेल्ट आप देख रहे हैं पाकिस्तान के इधर, यहाँ जो पेन अभी मेरा चल रहा है, ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत कहलाता है। तो सबसे पहले जो अटैक होगा वो इधर ही होगा, लघमान में होगा। ये ये जो जगह में है, ये है बामियान। महात्मा बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं थी जिन्हें उड़ा दिया उन्होंने। हुआ क्या था, अफगानिस्तान से जब अमेरिकी गए ना, तो अमेरिकी गए तो उसके बाद कुछ प्लेन व्लेन वहीं छोड़ गए। तो वो चला के देखते, बटन दबा के कहीं उड़ ना जाए। क्योंकि एक्चुअल में ये जो बेल्ट है ना, इस बेल्ट के लोगों को एक ही चीज आती है, युद्ध करना, लड़ाई करना। अब जहां लड़ाई होगी वहां टेक्नोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है, मारने का काम रखा। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी आदमकद मूर्तियां थी, जो आप पढ़ते हैं कि गांधार शैली, मथुरा शैली इसमें बनाई गई। तो ये तो हो गया लघमान, यहाँ वाला। ये हो गया बल्ख, ये है बामियान, और ये है गजनी। ये है आपका गजनी। और ये वाला हिस्सा जो है, इसे कहते हैं हेरात। मैंने बताया था काबुल, कंधार एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरोपेनिसडाई। ठीक। तो यहां पर इसने, यानी कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल्तगिन, और अल्तगिन ने अपने आप को यहाँ का यामिनी वंश का संस्थापक घोषित कर दिया। अब अल्तगिन खुद दास था, ठीक है साहब, और उसने अपने पास भी बहुत सारे दास रखे थे। तो जब दास रखे थे तो उन दासों में से एक दास था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। ठीक। तो सुबुक्तगीन जो है, वो भी एक प्रकार से कौन सी डायनेस्टी, कौन से वंश से आएगा, तो आप कहेंगे यामिनी वंश। ठीक है। एक चीज और बता दूं मैं ऑनलाइन वालों को, कल बहुत कह रहे थे, तो ऑनलाइन वालों आप भी देख लो साहब, आप लोगों को तो फ्री है। वो इसमें क्या किया हमने, इसमें 9,999 में से पहला अक्षर
सीधा किया। ठीक, नवीनतम पाठ्यक्रम तो जो अभी चल रहा है वो है ही। अगर बाई चांस कोई आपका नया सब्जेक्ट जुड़ता है तो वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, रिकॉर्डेड जो मिलेगा मैं घर पे अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे अपन इसमें तो यहाँ पे तो हंसी मजाक भी कर लेते हैं, बातचीत भी कर लेते हैं। रिकॉर्डेड में आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें मिलेगी। 45 से 55 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा नहीं, ज्यादा देखा नहीं जाता, क्योंकि कोई ना कोई फोन करता ही रहता है आपको। ठीक है, तो फोन करता है तो फिर आप उसको वहीं कट कर देते हो। तो कोशिश रहेगी 45 मिनट से लेके 1 घंटे का एक वीडियो। उसमें फालतू की बातें नहीं होगी, केवल पढ़ाई से संबंधित बातें होगी, स्टोरी नहीं होगी। जैसे क्लास में कभी कभी स्टोरी हो जाती है, तो जैसे वो वीडियो आपको तेजी से देखना है, 1.5 में देखना है या 1.75 में देखना। लिखने का सिस्टम ये है कि चार्ट सिस्टम करूंगा और लिखने का उस वीडियो में साथ में चलता रहेगा। ऐसे नहीं जैसे आपको बोलता हूँ लिखिए महमूद गजनवी, या लिखिए पैगंबर साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ, फिर पिता का नाम ये, माता का नाम ये, चाचा का नाम अबू तालिब, को ऐसे लिखवाता हूँ। तो ऑफलाइन ऑनलाइन में मैं ये करूंगा कि सिंपल सी बात है, आपको समझाऊंगा और बगल में पीडीएफ रहेगी, तो जिसको उतारना है उतारे, समझते जाए, क्योंकि अपने तो याद करने का है। क्योंकि वहां लिखवाऊंगा, अब मुझे पता नहीं, अभी यहाँ तो पता चलता है कि आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। जब तक मैं आपको लिखवाता हूँ ना, तब तक तो इधर संख्या हो जाती है कम, और जैसे ही समझाता हूँ तो फिर संख्या बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि जब लिखवाते हैं तब तक फोन पे बात करने लग जाते हैं उन लोग। तो उनके लिए सिंपल सी बात, ऑनलाइन कोर्स पर हल्ला मचा रहे थे, छूट दे दी गई है, विशेष छूट दे दी गई। तो अब पहले 100 विद्यार्थियों के लिए मात्र कितने में मिलेगा? 6,900। तो आपके भी अपने जो विद्यार्थी हैं उनको भी बताएं, सबको बताएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लाइव वीडियो ये भी लो और वो भी लो। तो लाइव वीडियो की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट आपको उसमें दूंगा। ऑनलाइन टेस्ट पेपर भी दे दूंगा। कोई लाइव में समस्या है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम ग्रुप बना लेंगे। 1 साल तक रहेगी और 6,999 रुपए में व्यवस्था मैंने आपके लिए कर दी। तो जो भी ऑनलाइन परचेज करना चाहें आराम से करें। ठीक है सर। अब देखिए, तो हमने कहा महमूद गजनवी के बारे में पढ़ रहे हैं, यामिनी वंश से संबंधित था। महमूद गजनवी ने अपने भाई इस्माइल को हटाया और हटाने के बाद भारत पर अटैक करने का निर्णय लिया। अब साहब, कल की कक्षा की अगर बात करें तो महमूद गजनवी के बारे में जानकारी कहां कहां से मिलती है? तो महमूद गजनवी के बारे में जानकारी, एक तो अल बरूनी, एक उतबी और एक फिरदौसी। ठीक, फिरदौसी की पुस्तक का नाम है शाहनामा। तो महमूद गजनवी ने फिरदौसी को कहा कि तुम मेरे बारे में लिख, और एक लाइन लिखेगा, एक दोहा लिखेगा तो तुझे एक गोल्डन कॉइन, अशरफी या दिनार दूंगा। उसने कहा ठीक है साहब। बोलो लो, आपको कहा कि एक लाइन लिखने का एक सोने का सिक्का दूंगा, आपने 100 लाइनें लिख दी। अब ये गजनवी जो था एक नंबर का कंजूस आदमी था, दिमाग बहुत था, टैलेंट बहुत था। इसको ये कोई लेना देना नहीं था कि कौन जिए चाहे कोई मरे, इसको अपने साम्राज्य से मतलब था। और इसलिए ये एक प्रकार से धर्म को राजनीति के साथ लेकर चलेगा और नारा देगा जिहाद। भाई जिहाद का नारा देगा, जिहाद का नारा देगा तो क्या होगा? जिहाद का नारा देगा तो मौलाना और मौलवी सारे इसके साथ हो जाएंगे। जब ये चलता था अपने क्षेत्र से, जो कि ये क्षेत्र है इसका गजनी, यहां से जब ये चलता था, देखो ये है कंधार, यह है गजनी, यह है बामियान, यह है बल्क, यह है हेरात और यह है लगमान। जब ये अपने क्षेत्र से चलता था तो 4-5 हजार सैनिकों के साथ चलता था, लेकिन रास्ते में जैसे यहां तक पहुंचता तो बहुत ज्यादा संख्या में इसके साथ सैनिक हो जाते, लगभग 50,000 के आसपास सैनिक हो जाते। बोले ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे रीजन क्या था? तो इसका क्या नारा था? जिहाद। अब जब अटैक करेंगे तो फिर लूट मचेगी।
और लूट में प्राप्त की गई राशि को क्या कहेंगे? खम्स या खुम्स। याद करो, अब मान लो इसके साथ सारे सैनिक आ रहे हैं। शुरू में 5,000 जहां जहां चलता गया वहां से सैनिकों को इकट्ठा करा, इकट्ठा करते करते 50,000 सैनिक हो गए और 50,000 सैनिकों को कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं? जिहाद के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमारा धर्म खतरे में। और कहा कि हमें एक राशि मिलेगी खम्स। और याद करो, खम्स की राशि का बंटवारा सुल्तान व सैनिकों में हो रहा है। सुल्तान के द्वारा कितना लिया जा रहा है? तो सुल्तान के द्वारा लिया जा रहा है कुल 1/5 और सैनिकों को कितना मिल रहा है? तो आपको जब पता है कि हम कहीं जा रहे हैं और वहां जाकर हम लूटपाट मचाएंगे और लूटपाट मचाने के बाद हमें राशि मिलेगी तो ऑटोमेटिक संख्या बढ़ जाएगी। इसकी सैनिकों की। अब महमूद गजनवी जो है ये भारत पर आक्रमण करता है। कल मैंने बताया था कि हेनरी इलियट साहब कहते हैं कि 1000 से लेकर 1027 तक भारत पर अटैक किया और 17 बार अटैक किया। अब 17 बार अटैक करने के पीछे रीजन क्या था? तो रीजन था सिंपल सी बात, इसका पर्सनल रीजन तो था धन संपदा प्राप्त कर। अब इसने इस धन संपदा को प्राप्त करने के साथ साथ इसमें क्या जोड़ दिया? ठीक है, अगर देखो एक सिद्धांत चलता है E + E बराबर किंग। अब अपन कॉन्सेप्ट में चलेंगे, फैक्ट बहुत सारे हो गए। अगर ई का मतलब है इकोनॉमी, ठीक है, और सेकंड ई का मतलब है एम्पायर। अगर आपको कोई एम्पायर खड़ा करना है तो आपके पास पैसे चाहिए, अदरवाइज पैसे के बिना एम्पायर खड़ा नहीं हो सकता। और उसका अगला अर्थ होता है, और ये बात इसको बहुत अच्छी तरह समझ में आती थी कि कोई कुछ भी करे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो अपना साम्राज्य विस्तार करना है। अब ये जो गजनी है, गजनी का एक रास्ता तो इंडिया की तरफ जा रहा है, भारत की तरफ, जो कि इसकी कैपिटल थी गजनी, और एक रास्ता जा रहा है इधर। अब आप बताओ, अगर आप भी इसकी जगह होते तो इस तरफ अटैक करते कि इस तरफ अटैक करते? मैंने कहा कि महमूद गजनवी की राजधानी गजनी, गजनी का एक रास्ता जा रहा है इस तरफ ईरान और एक ये रास्ता जा रहा है इस तरफ भारत की तरफ। अब आप बताओ कि भारत की तरफ अटैक करते या ईरान की तरफ अटैक करते? तो बोले साहब परिस्थितियों को समझते। बोले परिस्थिति क्या थी? देखिए साहब, भारत की परिस्थिति क्या थी? तो जब इस समय अटैक हुआ तो भारत की परिस्थिति ये थी कि भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। कल मैंने बताया था कोई राजनीतिक सर्वोच्चता दिखाई नहीं पड़ रही थी। जब कोई राजनीतिक सर्वोच्चता नहीं दिखाई पड़ रही थी तो फिर ऐसी स्थिति में उसका अगला टारगेट होगा इंडिया। एक सवाल, बोलो कैसी राजनीतिक? तो कल मैंने बताया था कन्नौज, कन्नौज को प्राप्त करने के लिए 3 संघर्ष हो रहे हैं, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य। ठीक है सर। दूसरी चीज, एक सवाल है कि बाबर तो भारत आया और भारत में रह गया, ठीक है, लेकिन गजनवी भारत में क्यों नहीं रुका? बाबर तो भारत में रहा लेकिन गजनवी भारत में क्यों नहीं रुका? जिस स्थान से, इसका जवाब यह है कि जिस स्थान से ये लोग अटैक करने आते थे, अगर वो स्थान इनके लिए सुरक्षित था तब तो ये वापस जाएंगे, और अगर जिस स्थान से ये आए हैं वो स्थान इनके लिए सुरक्षित नहीं है तो ये वापस नहीं जाएंगे। जैसे बाबर, बाबर का जन्म मध्य एशिया के ट्रांस ऑक्शियाना के फरगना नामक स्थान पर हुआ, और बाबर के 2 दुश्मन थे, एक तो उसके चाचा और एक उसके मामा। तो चाचा भी चाहते थे कि बाबर साहब मर जाएं और मामा साहब भी चाहते थे कि बाबर। अब ऐसी स्थिति में जब आपको पता है कि मेरे रिश्तेदार मेरे प्राण लेने के लिए बैठे हैं तो आप नया रास्ता ही खोजोगे। तो ये है। अब यहां तो इसका एक ही रामबाण था,
बोले क्यों जिहाद दोगे? राशि मिलेगी, राशि। आपको बताऊं कि इसने, यानी कि गजनवी ने, भारत में जब सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया तो सोमनाथ के मंदिर से इसे इतना इतना और इतना धन मिला कि उस धन की चाबी चाबी 9 ऊंटों पर ले जानी पड़ी। चाबी, सोचो, ओरिजिनल धन, मतलब इतना धन मिला कि यहां से लेकर अजमेरी गेट तक सबको लॉक करना है। और लॉक करने के बाद चाबी तो रखेगा ना अपने पास। पता चला कि हवार साहब को चाबी दे दी तो कितने ऊंटों पर चाबियां गई? पहले चाबियां ऐसी नहीं होती थी, पहले चाबियां साइज वो पूरे राउंड छल्ले में रहते। इतना पैसा मिला है, बोलो आप। आपका दिमाग, मतलब ये सोच में ही पागल हो गया। और लास्ट में इतिहासकार कहते हैं कि गजनवी को ये कहा गया था कि देख, तू अपने खजाने में कभी मत जाना देखने। बोले क्यों? बस ज्योतिष ने कहा था कि अपने खजाने को देखने मत जाना। एक दिन ही अपने खजाने को गलती से देखने चला गया, इसका दिमाग खराब हो गया, तो सोना चांदी अपने ऊपर ही गिराने लगा। और लास्ट में गजनी की सड़कों पर पागलों की हालत में इसकी मृत्यु हो गई। 17 आक्रमण किए हैं। अगला सवाल, भारत में इसने इसी को निशाना क्यों बनाया? सबसे ज्यादा ही थे। देखो, मैंने कहा कि नारा दे रहा है किसका? जिहाद। मैंने आपको बताया कि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती। ठीक है, तो मूर्ति मूर्ति को क्या कहते हैं? बुद्ध है। अब आ रही है सही? साफ नहीं आ रही? अब अभी अब ठीक है। तो ये किसको लेकर आ रहा है? मुसलमानों को साथ लेकर आ रहा है और नारा दे रहा है कौन सा? जिहाद। जिहाद का मतलब है इस्लाम खतरे में, अटैक करता है। कहां? ये मंदिर नहीं है, एसबीआई का बैंक, पीएनबी का बैंक। जब इसने आनंदपाल को हराया, जयपाल को हराया, सुखपाल, अभी मैं बात करूंगा, उनके बेटे सुखपाल को कहा कि तेरे को मैं यहाँ का अधिकारी नियुक्त करता हूं, ये सब करने के बाद कन्नौज पर अटैक किया। और सबसे बड़ी बात, इसको हाथ लगा एक मंदिर, और नागरकोट मंदिर, और इसको क्या मिला वो मैं आपको दिखाता हूं। मैंने कितनी चाबियां, कितने ऊंट पर चाबियां बोली है? 9 ऊंट पर चाबियां जा रही है। देखो, नागरकोट, कांगड़ा, क्या मिला? स्वर्ण दिनार। एक मन 40 किलो मान लेते हैं मोटा मोटा अपने। अब आप सोचो, आपको इसका 1/4 मिल जाए तो? कल से ही कोचिंग बंद। ठीक है, तो यहां आया, अटैक किया। अटैक करने के बाद इसने मंदिरों पर आक्रमण किया। इसने लिस्ट बनवाई, मतलब मंदिर को लिस्ट ला। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मंदिरों पर अटैक नहीं करता तो फिर कहां करता? ये बताओ, ये भी सवाल बनता है। भाई, राजा जिस महल में रहेगा वहां कुछ ना कुछ पैसा तो होगा। हमारे यहाँ क्या होता था, जैसे ही गजनवी, यार एक बार बताओ, आप कितनी बार आक्रमण कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो लोग सोए हुए थे, हम बार बार कह रहे, हाँ एक बार लूटा तो अक्कल आ जानी चाहिए थी, दूसरी बार लूटा तो अक्कल आ जानी चाहिए, तीसरी बार लूटा तो 10वीं बार लूटा। हमारे अंदर ये समस्या है, हमें सबसे पहले तो इसने लूटा। ठीक है, आगे देखते जाओ। फिर
आगे देखो, अरे इतने में समझ जाते। आगे रुको, बाबू था ना क्लर्क, 2,34,000 रुपए उस समय मॉडल में पड़ा है, आपने लेकर गया। हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, भारतीयों को दिखाई नहीं दे रहा। पहले कौन लूट रहा है? गजनवी, गौरी, नादिर शाह, क्लाइव और कॉर्नवालिस। मैंने एक बार आपसे अटल बिहारी वाजपेयी की बात की थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जब अफगानिस्तान गए तो अफगानिस्तान जाने के बाद उन्होंने कहा यार एक बार यहाँ तो घुमाओ। बोले कहाँ? बोले गजनी। बोले गजनी में क्यों? बोले वो एक आदमी आया था हमारे यहाँ जिसका नाम था गजनवी। बोले कुछ नहीं, उसको भूल गए लोग। बोले कैसे? बोले ऐसे कहीं वो मजार वजार वो उसकी बना दी होगी, अपने वो कहीं दफना रखा है उसको। यानी कि कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान में भी इसको एक प्रकार से भुला दिया गया, लेकिन इंडिया की हिस्ट्री में इसको आज भी पढ़ाया जा रहा है। कितने आक्रमण के लिए? बोले साहब 17 आक्रमण के लिए। लिखिए महमूद गजनवी, लिखिएगा महमूद गजनवी। फटाफट से थोड़ा स्पीड में लिखते हैं आज। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार कुल 17 बार आक्रमण किए। कुल 17 बार आक्रमण किए, जिसकी जानकारी जिसकी जानकारी हेनरी इलियट के माध्यम से जिसकी जानकारी हेनरी इलियट के माध्यम से प्राप्त होती है। अब सारे 17 तो हम याद नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा, दिमाग बहुत था। हेनरी इलियट के माध्यम से प्राप्त होती है, जिसकी जानकारी हेनरी इलियट के माध्यम से प्राप्त होती है। लिखिए गजनवी का पहला आक्रमण गजनवी का पहला आक्रमण लिखिए डैश लगा के 1,000 1,000 लिखिए गजनवी ने गजनवी ने 1,000 ईस्वी में 1,000 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही राज्य पंजाब के हिंदू शाही राज्य पंजाब के हिंदू शाही राज्य की सीमा पर स्थित लघमान के किले पर लघमान के किले पर आक्रमण किया। आक्रमण किया। देखो यह है काबुल। कोई गया आप में से काबुल? जरा चाहोगे? अभी जो प्लेन उड़ा था कुछ समय पहले वहां से, तो वहां के अफगानिस्तान के कुछ लोग
उड़ चलती हुई प्लेन को पकड़ लिया, बोले हमको ले चलो। एक चला भी गया, आप सोचो वो कहाँ पहुंचा होगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये है गजनी और ये है लगमान। तो यहां से अटैक किया यहां, और पहला आक्रमण सिर्फ सिंपल सा नाम याद रखिएगा, कौन सा है? लगमान। पहला आक्रमण कहाँ किया? लगमान। ये है उत्तर पश्चिम हमारा सीमा प्रांत, जिसे आप ये कहेंगे पंजाब। तो पंजाब के क्षेत्र पर ये रहा लगमान, और इधर देखो ये रहा ईरान। मैंने बताया था एक तरफ तो ईरान है और एक तरफ भारत, भारत है ना। लिखिएगा, गजनवी को यहां से, गजनवी को यहां से अत्यधिक मात्रा में, गजनवी को यहां से अत्यधिक मात्रा में विशाल, अत्यधिक मात्रा में धन राशि की प्राप्ति हुई, अत्यधिक मात्रा में धन राशि की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट लिखिए, गजनवी का दूसरा आक्रमण, थोड़ा स्पेस देके लिखिएगा। गजनवी का दूसरा आक्रमण 1001, 1001 देखो, पहले लिख लीजिए, फिर मैं जब तक मैप ढूंढता हूं। लिखिएगा, गजनवी ने 1001 ईस्वी में, गजनवी ने 1001 ईस्वी में भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में स्थित, भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में स्थित भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में स्थित हिंदू शाही राज्य, हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया, हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया, हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया। इस समय यहां का शासक जयपाल था। इस समय यहां का शासक जयपाल था। देखो साहब, पहला लगमान बिल्कुल बॉर्डर पर है, ये रहा, और फिर यहां से हम इंडिया में एंटर कर रहे हैं। इंडिया में एंटर कर रहे हैं तो हिंदू शाही राज्य है, हिंदू शाही राज्य का शासक है जयपाल। जयपाल हार गया साहब, जयपाल को बंदी बना लिया इसने। बंदी बनाने के बाद कहा जयपाल को, देख तेरे को फ्री कर दूंगा बदले में 25 हाथी। अब देखो उस तरफ हाथी नहीं है, याद करो, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। हमारे यहां से 500 हाथी दिए थे, है ना। अब 500 हाथी वो देगा जिसके पास कम से कम 2000 हाथी होंगे, और हाथियों की संख्या इधर क्यों है, इधर क्यों नहीं है? तो इधर तो बारिश ही नहीं है, और हाथी क्या काम आएंगे? तो वो जो ऊंट और हाथी जो है, जो यहाँ से सामान लेकर जा रहे हैं, उसको ले जाने में काम, वहां जाके मर जाएंगे, मर जाएंगे, काट के खा लेंगे।
कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ध्यान में। कितने हाथी दिए? 2.5 लाख दिनार। ये बहुत ज्यादा दुखी हो गया, बोले मैं ऐसे आदमी से हार गया, अब लोगों से नजर कैसे मिलाऊं। इस वजह से इसने क्या किया, आत्महत्या कर। हमारे इंडिया की सबसे बड़ी कमी क्या रही युद्ध में, कि हम युद्ध में भी है ना आदर्शवादी बनते हैं, नैतिकता का ध्यान रखते हैं ज्यादा। आपने पढ़ा है कि महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को हराया, तो बोले साहब हार गए, बोले चोट ज्यादा तो नहीं लगी, बोले हाँ साहब थोड़ी लगी, बोले रेस्ट कराओ। फिर हमारे पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया, बोले क्या हुआ, बोले हार गए, बोले ठीक है जा, दुआओं में याद रखना। दुआओं में क्या, अगले साल फिर आया। हमने हर जगह क्या दिखाया, आदर्शवादी। आदर्शवादी रूप ये देखो, आत्महत्या कर ली, जबकि इनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गजनवी का एक ही उद्देश्य था, धन, और धन से क्या बनेगा, साम्राज्य। मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, E प्लस ई बराबर किंग, और किंग जब तक ही जीवित रहेगा जब तक उसके पास साम्राज्य है और पैसा है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। तो उसका तो एक ही धर्म था कि भाई चलो लूटो, मैं तुम्हें 4/5 भाग देता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम वापस आएंगे। तो भारत पर आए। तो देखो दूसरे आक्रमण में कौन था, जयपाल। पहले आक्रमण की अगर हम बात करें तो आपको नाम याद रखना, केवल क्या, लघुमान। आपसे क्रम पूछ ले, इंपॉर्टेंट है इस वजह से। चलिए साहब लिखिएगा। यहां का शासक जयपाल था। जयपाल की राजधानी वेहिंद, जयपाल की राजधानी वेहिंद, या जयपाल की राजधानी वेहिंद या उदभांडपुर। वेहिंद अंडरलाइन करिएगा, वेहिंद या उदभांडपुर थी। गजनवी ने जयपाल को पराजित करके, जयपाल को पराजित करके बंदी बना लिया, बंदी बना लिया, और 2.5 लाख दिनार, और 2.5 लाख दिनार के बदले, हाथी भी है लेकिन दिनार ही लिख लीजिए, 2.5 लाख दिनार के बदले जयपाल को मुक्त किया, जयपाल को मुक्त किया। जयपाल, जयपाल इस अपमान को सहन नहीं कर पाया, सहन नहीं कर पाया, और जयपाल ने, और जयपाल ने आत्महत्या, आत्महत्या कर ली। जयपाल ने आत्महत्या कर ली। हेडिंग डालिए, तीसरा आक्रमण। पहला आक्रमण कहां हुआ है कुमार साहब, पहला आक्रमण लघुमान। सन याद ना करें, कोई जरूरत नहीं है। पहला कितने आक्रमण है, 17, 17 नहीं पढ़ेंगे साहब,
17 पढ़ेंगे तो एक भी याद नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। पहला आक्रमण वापस देख लो साहब, लघमान, ये रहा लघमान, ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर के पास है। इसकी राजधानी ये रही, कैपिटल गजनी। कौन सी डायनेस्टी थी? तो बोले साहब यामिनी वंश की थी, ठीक है। फिर कंजूस किस्म का था, मैंने बताया फिरदौसी। वो कहता है कि साहब, मैंने बताया कि फिरदौसी ने इतना मोटा खंड लिख दिया, उसको कहा कि तेरे को हर लाइन पर मैं सोने का सिक्का दूंगा। उसने कहा ठीक है साहब लो, नहीं दिया, गुस्सा आ गया, उसका दिमाग खराब हो गया। तो उसने क्या किया, ग्रंथ जो लिखा था ना फिरदौसी ने, उसमें कुछ पेज खाली छोड़ दिए थे, जैसे आप नोट्स बनाते हो ना, तो उसने कुछ पेज खाली छोड़ दिए। उसका दिमाग खराब, पैसे नहीं दिए, तो उसने क्या किया, उन खाली पेजों में लिखा, एक नंबर का बदमाश, लिकर और क्रूर आदमी था। फिर लास्ट में फिर इसका दिमाग खराब हुआ, गजनवी यार मेरे बारे में ऐसा ऐसा लिख रहा है। इसने पैसे भेजे, जब तक उसको पैसे मिलते तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। देखो अब आपसे आए, सवाल पूछे कि किस एक दरबारी विद्वान ने गजनवी की आलोचना की? फिरदौसी। ऐसे ही एक और था जिसने आलोचना की थी, बरनी। बरनी को उठा के सीधे जेल में डाल दिया गया था। तो पहला अटैक तो हो गया लघुमान। सन याद करने की जो, अब देखो मैं एक चीज और बता दूं आपको, जिस चीज के लिए मना करूंगा ना वो जरूर याद कर लोगे आप, ये गारंटी है। हमारी मम्मी कहती थी कि बेटा वो ऊपर जो है ना बॉक्स रखा हुआ है ना, उसको हाथ नहीं लगाना। अब मैं सोचता मम्मी ने पता नहीं उसमें 25,000, सॉरी 25 हाथी रखे हैं कि 2.5 लाख दिनार रखी है। तो मम्मी जैसे ही जाती थी हम उस बॉक्स को खोलते थे और उसमें से कुछ भी नहीं मिलता था। फिर दिमाग खराब होता था कि मम्मी सही कहती थी कि हाथ ही नहीं लगाना। लेकिन अब आप मानोगे नहीं, तो नहीं मानोगे तो आपकी इच्छा है। दूसरा आक्रमण यहाँ हो रहा है इस बेल्ट में। देखो ये है पेशावर, ये है इस्लामाबाद, ध्यान रखना है, ये है गुजरावाला, अमृतसर, लाहौर, ये रहा मुल्तान। मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहते हैं, मैंने आपको बताया था। कि आया, आक्रमण किया सिंध पर, देवल एक बंदरगाह था, फिर आगे ब्राह्मणवाद, फिर आगे लाहौर, और फिर आगे गया मुल्तान। 713 ईस्वी में स्वर्ण नगरी को जीता था। बार बार रिवाइज करिए, कोई टेंशन नहीं, अपने आप हो जाएगा। तीसरा आक्रमण देखो, सिंध, सिंध में एक जगह उच्च, बोर्ड पर देखिए, सिंध में एक जगह उच्च, ये सिंध है। अब उच्च क्यों बता रहे हैं देखिएगा, एक सिलसिला शब्द आएगा। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, इसी गजनवी और गौरी आक्रमण के बाद भारत में इसका प्रचार होगा। गौरी के साथ कौन आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी खानकाह कहाँ बसाई? अजमेर में। तो वो किस संप्रदाय से थे? चिश्ती संप्रदाय से। और चिश्ती संप्रदाय सबसे लोकप्रिय संप्रदाय था, सबसे लोकप्रिय, सुनते जाइएगा बीच बीच में चीजें आएगी। चिश्ती संप्रदाय सबसे लोकप्रिय संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय में एक संगठन था जिसका नाम था विलायत, संगठन का नाम था विलायत, जो कि उदारवादी संगठन था। चिश्ती संप्रदाय के लोग किसी भी प्रकार का राजकीय संरक्षण नहीं लेते थे, ध्यान रखना, चिश्ती संप्रदाय के लोग किसी प्रकार का राजकीय संरक्षण नहीं लेते थे। तीसरी चीज, चिश्ती संप्रदाय के लोग ईश्वर की आराधना संगीत के माध्यम से करते थे। संगीत को कहते थे समा, जबकि इस्लाम धर्म में संगीत पर बैन है, ये भी ध्यान रखना। चौथी बात, चिश्ती संप्रदाय जो थे सूफी, वो सभी धर्मों को साथ में लेकर चलते थे। एक पिक्चर आई थी ऋतिक रोशन की जिसका नाम था जोधा अकबर, देखा होगा आपने। पिक्चर देखा करो, रोज कहता हूँ क्लास में पिक्चर देखना चाहिए। जोधा अकबर देखी है, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या की? अच्छा नहीं देखी तो मैं बताता हूँ। जोधा अकबर में एक सॉन्ग है ख्वाजा मेरे ख्वाजा, कंपोज बाय मिस्टर A.R. रहमान, और ऋतिक रोशन उसमें प्ले करते हैं और एक सॉन्ग चलता है ख्वाजा मेरे ख्वाजा, तो वो सूफी संप्रदाय से संबंधित है। सूफी के बाद एक और सिलसिला है जिसका नाम है सुहरावर्दी।
सोहरावर्दी। और सोहरावर्दी सिलसिला जो है इसका हेड ऑफिस, क्लियर, उसका तो अजमेर, और सोहरावर्दी उच्च। सोहरावर्दी जो सिलसिला है, सिलसिला का मतलब ऐसे याद रखिए संप्रदाय। सोहरावर्दी जो सिलसिला है, इस सोहरावर्दी सिलसिले की खासियत ये है कि ये लोग कहते हैं कि हमें राज्य का संरक्षण लेना चाहिए, राज्य का संरक्षण लेते थे। और ये लोग कहते हैं कि धन का संचय करना चाहिए। अब मैंने कहा कि गजनवी का तीसरा आक्रमण कहां हुआ है? उच्च। उच्च कहां है? सिंध में। और सिंध में यहां का राजा था कौन? तो बोला अटैक क्यों किया बजरा? तो देखो लिखा हुआ है, बजरा ने जयपाल को सैनिक सहायता दी थी, और यहां पर जयपाल हार गया, आत्महत्या कर ली। जयपाल के बाद एक आएगा आनंदपाल, आनंदपाल के बाद आएगा सुखपाल, सुखपाल इस्लाम धर्म अपना लेगा। जैसे यहां से मैंने कहा कि गजनवी चलता तो था 5,000 के साथ, और यहां तक आते आते 50,000 हो जाते थे। ऐसे ही भारत में भी एक व्यक्ति रहेगा जिसका नाम है आनंदपाल, और आनंदपाल जो है इस गजनवी के खिलाफ एक ग्रुप बनाएगा। ये देखो आप, ग्रुप बन रहा है। इस ग्रुप में कौन कौन शामिल होंगे? उज्जैन के परमार, ग्वालियर के कछवाहा, कालिंजर के खलूच, कन्नौज के राठौड़, दिल्ली और अजमेर के चौहान, और पंजाब के ये खोखर इनकी जान को कलेश करते हैं। ठीक है, जाते समय खोखर जाती है, और आपको पता होगा कि गौरी जो है यहीं पर, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सन याद नहीं रखना यहां से, बोले सन कहां से याद रखना है? सन एक तो याद रखना है वर्ड हिस्ट्री में, याद रखिएगा। सन एक तो आप याद रखिएगा वर्ड हिस्ट्री में, मैं बता दूंगा कैसे याद रखना। और सन सबसे ज्यादा याद रखना है मॉडर्न में। और जो हमारे एनिमीज हैं, जो हमारे अटैकर्स हैं, दुश्मन हैं, उनके बारे में आपको सन याद करने की भी आवश्यकता है। तो ये आपको याद रखना, ग्रुप में कौन कौन शामिल थे मैं लिखवा दूंगा, लिखिएगा। तीसरा आक्रमण, तीसरा आक्रमण देखिए, सन आपके सामने है 1004, 1004 लिखिएगा। गजनवी ने अपना तीसरा आक्रमण गजनवी ने अपना तीसरा आक्रमण सिंध प्रांत, सिंध प्रांत में स्थित सिंध प्रांत में स्थित उच्च उच्च नामक स्थान पर किया। उच्च नामक स्थान पर किया। इस समय इस समय यहां इस समय यहां का शासक बजरा खां था। इस समय यहां का शासक बजरा खां था। बजरा खां ने जयपाल को बजरा खां ने जयपाल को सैनिक सहायता दी थी। सैनिक
सहायता दी थी। अतः अतः गजनवी ने अतः गजनवी ने बजरा खां के खिलाफ अपना तीसरा अभियान किया। अपना तीसरा अभियान किया। मंगलराम जी नमस्कार, बाड़मेर से आप बोल रहे हैं। अगला आक्रमण लिखिएगा। देखो एक बार इसको भी देख लो। यह है अफगानिस्तान। अब इंडिया के मैप में देखो, यह है अफगानिस्तान, ये रहा काबुल। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मेरे को दिख रहा है। आप मेरे हाथ से समझिए, अफगानिस्तान, ये रहा काबुल, ये रहा सिंध। ये एक नदी जो है ये है इंडस। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जब आप पढ़ते हैं तो आपको पूरी डिटेल यहाँ से बताई जाती है। ये खंबात की खाड़ी। अब सोचो आप यहां से, गजनी से चलता हुआ कोई व्यक्ति यहां तक पहुंच गया। सोमनाथ का मंदिर कहाँ? गुजरात में है। तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचा है और हमारे यहाँ कोई रोकने वाला ही नहीं है। इसका मतलब भारत की राजनीतिक स्थिति बद से बदतर थी। भारत की राजनीति इसलिए बदतर थी कि साहब, क्योंकि भारत में राजनीतिक विखंडन देखने को मिलता है। दूसरा, गजनवी का एक ही उद्देश्य था, भारत में आकर पैसा लूटना। जैसे एक शासक हुआ है, सुना है नाम? कौन शासक था? विदेशी आक्रमणकारी था या भारतीय था? विदेशी था कि भारतीय था? ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है ना, कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। मेरी बात सुनो, जितनी गलतियां कर सकते हो ना यहाँ करो आप, अपने कोई आपत्ति नहीं है। रुद्रदामन का मतलब क्या है पता है? शक था, ये विदेशी था और विदेशी आकर ये भारतीय बन गया। रुद्रदामन का मतलब होता है शंकर की गोद में बैठने वाला। तो भारतीय हो गया। गजनवी, गजनवी के सिक्कों पर मिलता है नंदी की आकृति। अभी लिखाऊंगा। गजनवी के सिक्कों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, देहली वाला। ठीक है, तो पंजाब पर जब इस वाले बेल्ट पर आ जाएगा पूरा अटैक, तब वो बताएगा कि हाँ साहब मैं सिक्के भी चला रहा हूं, और लेकिन रुकेगा नहीं। तो हमारे यहाँ पहले भी विदेशी आक्रमणकारी आए, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को ही अपना देश मान लिया। याद करो, कनिष्क किस धर्म का था? कनिष्क से पहले कौन आया? विमकड़फिसस। विमकड़फिसस से पहले कौन आया? कुजुलकड़फिसस। अगर आपने उल्टा याद कर लिया ना तब तो याद रहे। चाइना और भारत के इस वाले हिस्से पर एक जाति पाई जाती थी जिसे कहते हैं यूची या तोखारी। यूची और तोखारी जातियों में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था कुजुलकड़फिसस। कुजुलकड़फिसस सिर के ऊपर सींग जैसा पहनता था। बोले क्या नाटक है? बोले सींग वींग। बोले देखो साहब, हमारे भारत में ऐसा है कि इस तरह का काम वाम नहीं चलता, आदमी सींग वींग लगा के नहीं आता। तो कुजुलकड़फिसस ने भारत में आने के बाद एक प्रकार से इस धर्म को अपनाया और कुजुलकड़फिसस के द्वारा एक उपाधि ली गई थी जिसे कहते हैं महेश्वर। कुजुलकड़फिसस के बाद कुषाण शासक, कुषाण था ना कनिष्क, तो वंश याद करो।
कुषाण शासक कुजुल कड़फिसस के बाद आया है विम कड़फिसस। विम कड़फिसस भारत में पहली बार शुद्ध सोने के सिक्के चलाता है। और फिर आता है कनिष्क। कनिष्क के काल में दो राजधानी है, एक मथुरा है और एक पेशावर है। मथुरा शैली है, गांधार शैली है, बौद्ध धर्म को अपना लिया। और इसी के काल में बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर के कुंडलवन नाम के स्थान पर, जिसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। तो पहले जो अटैकर्स आए उन्होंने भारत को अपना देश स्वीकार कर लिया, लेकिन ये गजनवी जो आ रहा है ये देश स्वीकार नहीं कर रहा है। हेडिंग डाल लीजिए, गजनवी का चौथा आक्रमण। सारे नहीं याद करूंगा। चौथा आक्रमण देखिए, मैंने कहा एक आदमी ने आत्महत्या कर ली, ठीक है। फिर इसके बाद आनंदपाल, आनंदपाल के बाद सुखपाल। बस ये थोड़ा सा 1 2 3 नाम याद रखिए। देखिए, मुल्तान, मुल्तान के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा करी है। 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को जीता और मुल्तान एक प्रकार से स्वर्ण नगरी। मुल्तान की अगर बात करें तो यहां का शासक था फतेह दाऊद, जो कि मुसलमानों के शिया संप्रदाय से था। एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है कि कौन सी एक संप्रदाय से संबंधित था, तो करमाथियों से संबंधित था। कौन? फतेह दाऊद। ये आया साहब, आया कौन? गजनवी। गजनवी ने अटैक किया मुल्तान पर, मुल्तान पर अटैक किया तो शासक फतेह दाऊद ने किससे सहायता मांगी? आनंदपाल से। जयपाल ने तो आत्महत्या कर ली थी। और आनंदपाल के बाद सुखपाल, सुखपाल इस्लाम धर्म अपना लेगा डर से। और जैसे गजनवी वापस जाएगा फिर कहेगा मैं वापस हिंदू हूं। गजनवी को मैसेज मिलेगा कि आपने जिसको छोड़ा है ना वहां, वो वापस हिंदू बन गया, फिर इसके लिए अटैक करने आएगा, फिर ये लोग भाग जाएंगे। तो आनंदपाल ने भेरा के निकट गजनवी से युद्ध किया, जिसमें आनंदपाल की पराजय हुई। चौथा आक्रमण किसके खिलाफ है? मुल्तान के खिलाफ। ये इतना सा याद रखना है, लिखिएगा। चौथा आक्रमण 1005। चौथा आक्रमण है 1005। लिखिए, गजनवी के द्वारा गजनवी के द्वारा 1005 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया गया। इस समय मुल्तान का शासक इस समय मुल्तान का शासक फतेह दाऊद इस समय मुल्तान का शासक फतेह दाऊद था, जो कि मुसलमानों के जो कि मुसलमानों के शिया संप्रदाय के जो कि मुसलमानों के शिया संप्रदाय के करमाथियों शिया संप्रदाय के करमाथियों से संबंधित था।
से संबंधित था। फतेह दाऊद ने फतेह दाऊद ने आनंदपाल से सैनिक सहायता मांगी। अतः आनंदपाल ने गजनवी के साथ भेरा के निकट युद्ध किया। जिसमें आनंदपाल की पराजय हुई। मैप देखो साहब, देखो अब दिख रहा है। बल्ख, काबुल, गजनी, बुखारा, दिख रहा है ना? दिख रहा है? हिंदी में थोड़ा लिखूं? यह है बुखारा, ये देखो बल्ख, ये रहा आपका मथुरा और कन्नौज। गजनी और ये रहा आपका। अब इतना बड़ा एम्पायर है, वापस आया गजनी। गजनी आए, कभी इधर जाए कभी इधर जाए, अटैक करे। और भारत तो खाली पड़ा हुआ। देखो यहां से जो व्यक्ति सोमनाथ हो गया, डेरिंग तो था, विद्वान भी था, झूठ बोलना भी जानता था और लड़ना भी जानता था, और उसके अंदर ये भी समझ थी कि लोगों को कैसे काम में लिया जाता है। तो इसी वजह से इसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। देखो आप, जबकि सिंपल से गुलाम थे और एक बड़ा क्षेत्र है। अगर गौर से देखें तो ऐसा नहीं लग रहा है इंडिया का ये क्षेत्र यहाँ छोटा दिख रहा है। ये एरिया बड़ा है और ये इंडिया का छोटा। यहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं साहब, ऊंचे ऊंचे। कभी पिक्चर में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, अदरवाइज जाना नहीं, जाओगे तो फिर आना नहीं हो पाएगा। पता चला गए साहब, बोले कहाँ जा रहे, बोले साहब सर मैं हेरात जाके आ रहा हूँ। बोले वीजा मिल गया मुझे। अरे वीजा किसका शासन है पता है यहाँ पे? तालिबानों का। सीधे ही बोले कहाँ से आया, बोले इंडिया। इंडिया में कहाँ से आया, बोले जयपुर। बोले आज शाम को इसी का मीट। फिर तो इसलिए जाना नहीं, भूल के भी। चलिए लिखिए अगली लाइन, इसी में लिखिएगा। मैंने बताया था, देखो आनंदपाल, आनंदपाल का पुत्र सुखपाल, सुखपाल ने अपना नाम यानी कि इस्लाम धर्म अपना लिया। तो उसको कहा ठीक है ये रहा, मैं जा रहा हूं। गजनवी ने कहा मैं जा रहा हूं, तू मेरा आज से गुलाम है। बोले ठीक है साहब, जाओ आप। और जैसे ही गजनवी गया, बोले कौन, मैं तो क्या हूं, सुखपाल। वापस आ, सिर्फ इतना सा। जयपाल, जयपाल के बाद आनंदपाल, आनंदपाल के बाद सुखपाल, और कुछ नहीं। लिखिएगा
गजनवी के इसी में कंटिन्यू, गजनवी के इस आक्रमण में गजनवी के इस आक्रमण में फतेह दाऊद पराजित हुआ। फतेह दाऊद पराजित हुआ। फतेह दाऊद ने गजनवी को प्रत्येक वर्ष फतेह दाऊद ने गजनवी को प्रत्येक वर्ष 20,000 दीनार 20,000 दीनार देने का वादा किया। गजनवी ने आनंदपाल के पुत्र गजनवी ने आनंदपाल के पुत्र सुखपाल आनंदपाल के पुत्र सुखपाल को मुल्तान का शासक घोषित कर दिया। मुल्तान का शासक घोषित कर दिया। सुखपाल ने अपना नाम बदलकर नौशा शाह अपना नाम बदलकर नौशा शाह कर दिया। नौशा शाह कर दिया और नौशा शाह के द्वारा इस्लाम धर्म अपना लिया गया। देखो, एक मैसेज आ रहा है कि सर, हाँ, फर्स्ट ग्रेड की ऑनलाइन फीस ही है, जो रेट कम कर दी हमने फीस की। देखिए, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं सुन लीजिए, जब मैं इस स्क्रीन पर आऊंगा ना तो इस स्क्रीन में आपको क्लियर दिखेगा, लेकिन इस सिस्टम में ये सुविधा है कि जैसे ही मैं व्हाइट पर लाऊंगा तो ये मुझे हल्का सा ब्लैक करेगा और इसको शो करेगा। आप गौर से देखिए, अब जैसे ये है तो आपको मैं हल्का सा ब्लैक दिख रहा हूं और ये आपको पूरा क्लियर दिख रहा है, इस वजह से स्क्रीन क्लियर है। जब जब मैं ऐसे वाले स्क्रीन पे आऊंगा तो ये आपको ज्यादा दिखाएगा, मुझे थोड़ा सा कम कर देगा कलर दिखाना, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा, बाकी बोर्ड आप लोगों को क्लियर दिखेगा। इस चीज की ध्यान रखें, ये टेक्नोलॉजी का है, आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है 4K 8K 8K भी आगे हिसाब, उसमें पिक्सल तक सारी चीजें क्लियर चलती है। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड है, जैसे आप इसमें जैसे इसके अंदर व्हाइट आएगा ना तो ये मुझे ब्लैक करेगा, और जैसे और ये देखो आप, अब मैं ब्लैक दिख रहा हूं, तो इसलिए कलर वलर सब ठीक है। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, पढ़ते समय उतारते समय इधर देखना है, और मुझे देखना हो तो फिर इस वाले बोर्ड पे आऊंगा तब देखना है। तो इसलिए हेडिंग डाल लीजिए, पांचवा आक्रमण। सुखपाल कौन था? जिसने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया।
लिख लीजिए। गजनवी ने अपना पांचवा आक्रमण गजनवी ने अपना पांचवा आक्रमण सुखपाल को दंडित करने के लिए सुखपाल को दंडित करने के लिए किया था। हमने प्रयास तो किया, अभी जैसे मैंने कहा ना, हमने प्रयास नहीं किया, ऐसा नहीं है, प्रयास हमने किया, लेकिन एक छठे आक्रमण के दौरान मैंने अभी बताया, देखो संघ बनाया, तो महमूद क्या है कि अपने साथ एक विशेष प्रकार का आग्नेयास्त्र लेके आता है। जैसे अभी इन्होंने कहा पवार साहब ने कि साहब हमने वो वाली पिक्चर देखी है पद्मावत, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी लास्ट में जब आता है तो एक विशेष प्रकार का औजार या हथियार ये कहें लेकर आता है। और ऐसे ही बाहुबली पिक्चर में भी आप गौर से देखो कि ऑयल के साथ कपड़ा और फिर वो फेंकते हैं, क्योंकि इस समय गोला बारूद इतनी संख्या में है नहीं साहब। अगर आप देखें तो बाबर के काल में तोप का प्रयोग दिखाई पड़ता है, अभी तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक ये अग्नेयास्त्र लेके आया था, उसका नाम था अल कतर। जब इसने गजनवी ने छठा आक्रमण किया, किसके खिलाफ करेगा भाई? एक तो था जयपाल, जयपाल तो मर गया। जयपाल के बाद गद्दी पर बैठा कौन? आनंदपाल। आनंदपाल बार बार अटैक कर रहा है लेकिन जीत नहीं पा रहा है। आनंदपाल का बेटा सुखपाल, सुखपाल ने कहा पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस्लाम ग्रहण कर लेता हूं, तो इसने नाम बदल लिया, अपना नाम बदलकर नौशाह शाह रख दिया। तो पांचवा अटैक इस पर किया वापस। अब आनंदपाल है, तो आनंदपाल ने देखो नई राजधानी बनाई है, कौन सी? नंदन या नंदनपुर को राजधानी बनाया, और राजधानी बनाकर एक संघ का निर्माण कराया है, जिसमें परमार भी शासक हैं, जिसमें कछवाहा भी शामिल है, कलचुरी भी है, राठौड़ भी है, अजमेर के चौहान भी है साहब, लेकिन और पंजाब के खोखर भी है, लेकिन एक अग्नेयास्त्र चलाया और जिसमें महमूद की विजय हो गई साहब। अब जैसे ही विजय हुई तो अगला आक्रमण कहां है? नागरकोट। अभी मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, लिखिएगा। छठा आक्रमण 1008, छठा आक्रमण 1008। पांचवा छोड़ दो, सन नहीं। पहले तो एक चीज बताओ, इतिहास पता, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उसकी जानकारी कैसे मिल रही है? चचनामा से, यही तो है अरब। और कैसे मिल रही है? तारीख यामिनी से। और कैसे मिल रही है? फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा से। तो जब वो खुद ही इसको भला बुरा कह रहे हैं तो डेटा तो एग्जैक्ट आएगा ही नहीं ना। तो लिखिए आप, छठा आक्रमण। आनंदपाल ने नंदनपुर को अपनी नंदनपुर को अपनी नवीन राजधानी के रूप में स्थापित किया। अपनी नवीन राजधानी के रूप में स्थापित किया। और और आनंदपाल के द्वारा एक संघ का और आनंदपाल के द्वारा एक संघ का निर्माण किया गया। एक संघ का निर्माण किया गया जिसमें निम्न शासक शामिल थे। जिसमें निम्न शासक शामिल थे। नंबर 1, उज्जैन के परमार। नंबर 1, उज्जैन के परमार। नंबर 2,
ग्वालियर के कछवाहा, ग्वालियर के कछवाहा। नंबर 3, कलिंजर के कलचूरी। मन में बोलते जाओ साहब, मन में बोलते जाओ, आगे सब काम आएंगे दिल्ली सल्तनत में। कलिंजर के कलचूरी, कन्नौज के राठौड़। जिंदगी भर अगर मास्टर बनना है तो जिंदगी भर यही काम करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। आने वाले टाइम में आपको पढ़ाना पड़ेगा, मैंडेटरी हो जाएगा। दिल्ली और अजमेर के चौहान, दिल्ली और अजमेर के चौहान। पंजाब के खोखर, पंजाब के खोखर। कलिंजर कहां पड़ता है? शेरशाह सूरी का नाम सुना है क्या? नाम सुना है, कुछ बताओगे भी? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? अरे, शेरशाह सूरी के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? अब्बास खां शेरवानी की पुस्तक का नाम है तारीख शेरशाही। और तारीख शेरशाही के अनुसार शेरशाह सूरी का प्रशासन इतना मजबूत था कि शेरशाह सूरी के काल में यदि कोई वृद्ध महिला आधी रात्रि में हीरे जवाहरात से भरी हुई टोकरी लेकर अकेले निकल जाती तो भी उसे कोई लूटने का साहस नहीं करता। और शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड था 1540 से 1500। इतिहास के विद्यार्थी हो? पक्का? शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड था 1540 से 1545 और शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान जो था इसी कलिंजर के खिलाफ था। और शेरशाह सूरी एक उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था, तो वो गोला दीवार के लगा और जो गोला बारूद था उसी पर आकर फट गया और शेरशाह सूरी घायल हो गया, लेकिन मरा नहीं जब तक कि कलिंजर पर अधिकार नहीं। तो ये जो बेल्ट है यहां पर आपको देखने को मिलेगा कलिंजर। उज्जैन तो पता ही है ना, उज्जैन में महाकाल मंदिर है, ठीक है, भस्म आरती होती है। ग्वालियर, ग्वालियर में आगे आपको मराठे दिखेंगे साहब। मराठों का अगर आप पिक्चर देखेंगे बाजीराव मस्तानी, तो उसमें जो हीरो है ना बाजीराव, उसी के काल में मराठा संघ छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। तो यहाँ कन्नौज राठौड़, दिल्ली और आसपास चौहान। चौहान बना है चाह है मान। मैंने कहा अगर याद करना है तो इनके बारे में एक से ज्यादा चीजें याद करनी पड़ेगी। और एक जनजाति थी जिसका नाम था खोखर। बहुत सारी जनजातियां पाई जाती है। तो पहला है उज्जैन, दूसरा है ग्वालियर। कलिंजर, अब कलिंजर बहुत इजी है, कै और कै। कलिंजर में कौन थे? ठीक है साहब। उज्जैन के परमार, ग्वालियर के कछवाहा, कन्नौज के राठौड़, दिल्ली और अजमेर के चौहान। एक चीज डालेगा वो कि क्या इसमें भीमदेव भी शामिल था, क्योंकि भीमदेव पर अटैक हुआ है। गुजरात पर अटैक होगा अभी, तो गुजरात पर अटैक होगा तो गुजरात का शासक कौन होगा उस समय? भीमदेव। तो इस संघ में भीमदेव शामिल नहीं है, लिखिएगा। महमूद गजनवी ने छठे आक्रमण के दौरान, महमूद गजनवी ने छठे आक्रमण के दौरान, छठे आक्रमण के दौरान अल कतर, अल कतर
नामक अल कतर नामक आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया और विजय प्राप्त की हाँ भाई, कौन कौन शामिल थे छठे आक्रमण में? कलिंजर के कलचुरी, और उज्जैन के परमार, ग्वालियर के कछवाहा, कन्नौज के राठौड़, दिल्ली व अजमेर के चौहान। अब उसके अंदर इतनी पावर आ गई कि बोले साहब इतने लोगों को एक साथ हरा सकता हूं, तो चलो फिर लूट मचाते हैं। लूट मचाने का पहला काम शुरू का नागरकोट। हेडिंग डाल लीजिए, गजनवी का 7वां आक्रमण। 7वां आक्रमण 1009। लिखिएगा। कांगड़ा के पहाड़ी प्रदेश नागरकोट मंदिर पर महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया। इस आक्रमण के दौरान गजनवी ने भारत से इस आक्रमण के दौरान गजनवी ने भारत से अत्यधिक मात्रा में सोना व चांदी प्राप्त किए। एक ये इंपॉर्टेंट है, चक्र स्वामी मंदिर। हेडिंग डाल लीजिए, 9वां आक्रमण। सन 1 नहीं पूछेगा आपसे, मंदिर जो है नागरकोट चक्र स्वामी ये पूछ सकता है। एक 1011 व 1012। देखो ये ऐसा है, ठीक है। थानेश्वर कहाँ स्थित है? हरियाणा। कौन से मंदिर को लूटा है? चक्र स्वामी मंदिर। बोले मंदिरों को क्यों लूट रहा है? तो आपने बताया कि साहब धनराशि बहुत ज्यादा। फिर मंदिरों को लूटने के बाद मूर्तियों को क्यों तोड़ रहा है? आपने कहा कि साहब इसको कहते हैं बुत शिकन। बुत मतलब पुतला, ठीक है, और शिकन मतलब भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। गजनवी को कहा गया बुत शिकन, आया मंदिरों को तोड़ रहा है।
तो जो इनके साथ आ रहे हैं उनको ये विश्वास दिला रहे हैं कि देखो साहब, अपने इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है और हम यहाँ धन लूटने आए और मंदिरों को भी तोड़ रहे हैं, बाकी इसको कोई लेना देना नहीं था। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो अगर लड़ाई होगी धर्म के स्तर पर, अगर मान लो कोई विकसित देश किसी अन्य मुस्लिम देश पर अटैक कर रहा है, सपोज करो अमेरिका किसी देश पर अटैक कर रहा है, अब किसी मस्जिद के नीचे अगर तेल के कुएं हैं तो अमेरिका ये थोड़ा ना देखेगा कि मस्जिद को उड़ाऊं कि नहीं उड़ाऊं, ये तो उड़ाएगा। अभी जो अगर आप देखें तो लड़ाई चल रही है यूक्रेन और उसमें इजराइल का भी मामला आपको देखने को, तो वहां ये थोड़ा ना बोला जा रहा है। आज भी मैंने अखबार में देखा है कि एक आदमी है ना, एक बच्चे की बॉडी के साथ बैठा हुआ है, अखबार में है। तो जो बुलेट चल रही है, जो तोप चल रही है, उनको ये थोड़ा पता चल रहा है कि मंदिर है कि मस्जिद है कि कोई छोटे बच्चे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। बस उनका तो टारगेट ये है कि जिससे तेरे सामने वाले को ध्वस्त किया जाए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए। तो 9वें आक्रमण में थानेश्वर पर अटैक होता है और कौन से मंदिर को लूटता है? चक्र स्वामी, लिख लीजिएगा। गजनवी ने अपने 9वें आक्रमण के दौरान, गजनवी ने अपने 9वें आक्रमण के दौरान थानेश्वर स्थित चक्र स्वामी मंदिर, थानेश्वर स्थित चक्र स्वामी मंदिर को लूटा और यहां से भी अत्यधिक मात्रा में धन प्राप्त किया। गुर्जर प्रतिहार शासकों की राजधानी क्या थी यहाँ? हाँ, नारायणपुर में भी लूटा था उसने एक मंदिर को। सही है, लिख देंगे वो। देखो, ये जो मंदिर है ना, यहां से इसकी शुरुआत होती है, यहां से उसको पता चल गया कि असली बैंक जो है ना इंडिया का, वो क्या है? टेम्पल है। तो छोटे मोटे को तो हाथ नहीं लगा रहा है। आपको पता है शिरडी वाले साईं बाबा के मंदिर में नोट गिनने की मशीन है साहब, इतना पैसा आता है। तो रास्ते में जो भी मिलता गया उसको लूटता गया। और ये देखो, ये तो लिखा है ही नहीं मैंने आपको, ये तो बताया। अभी क्या लिखा है ये थोड़ा पूछे। देखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब गुणा आज के हिसाब से कर लो आप कितना होता है। और मैंने तो अभी कहा है कि 9 पे तो चाबियां जा रही है, इतनी चाबियां हो गई, इतना खजाना हो गया। मान लो यहाँ से लेकर सांगानेर तक गोल्ड ही गोल्ड है। अब गोल्ड को ऐसे खुले में छोड़ के तो सबसे पहले तो आपको ही मारेंगे। बोले गोल्ड का मालिक कौन? बोलेगा इसको मारो भाई। और उसको पैक करके ले जाना, और फिर रास्ते में अगर कोई लूट ले तो दिक्कत। अभी आपने बताया एक मन में 40 किलो, 700 मन चांदी के फल। हमारे कितने थे? हमारे राजा महाराजा है ना, ये बिस्लरी का पानी नहीं पीते थे। हमारे राजा महाराजा गंगा जल पीते थे, और गंगा जल लाते थे वहां से जहां से ओरिजिनल गंगा निकलती है, और फिर उसको चांदी के बर्तन में रखते थे। दक्षिण भारत के राजाओं के लिए कहा गया, भारत के दक्षिण भारत के राजा इतना गोल्ड पहनते थे जिससे कि इनकी पूरे देश की इकोनॉमी संचालित हो जाए। विदेशी आए ना, उन्होंने देखा इंडिया के राजा पुरुष, भाई पुरुष कमर से ऊपर वस्त्र पहनता ही नहीं। गौर से देखो, राम जी को देखना रामायण में, मुकुट। अब वो मुकुट ही कम से कम 1 किलो का तो होगा। 2 किलो का मतलब पता है? 2 किलो गोल्ड कितने का हो गया? 1 किलो कितने का है? 1 किलो सोना कितने का है? 75 लाख का। 75,000 का नहीं है पवार साहब। अगर 75,000 का हो तो नीचे मुझसे संपर्क करना है, मेरे लिए कल 1 किलो लेके आना है। और 7.5 लाख में भी अगर 1 किलो लाके दोगे तो कल ला देना। ये आप जानो।
2000 मन सिल्वर, 20 मन पन्ने। तो लूट का माल इतना आया जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी साहब। अगला लिखिए, 12वां आक्रमण। सही काम यही है, क्यों पवार साहब फालतू पढ़ रहे, चलते हैं अपन भी। सबसे पहले आरबीआई चले लूटने, हाँ वो और क्या फालतू बिना मतलब क्या। और फिर लूट तो लेंगे, अगले दिन पता चला कि अपन कहीं और मिलेंगे एक ही जगह। नहीं, कैमरे के नीचे नहीं, हम सब एक ही जगह मिलेंगे जहां केजरीवाल जी। बोले क्या कर रहे हो, बोले अब पढ़ाओ सर। हाँ कुछ सुन लो, लूट में आईपीसी की धारा 392 लगती है। लूट गैर जमानती है, ध्यान रखना। अगर आपने दुकानदार के यहाँ जाके और दुकानदार से बिना पूछे उसकी वस्तु ले ली, तो वो आपके ऊपर डकैती का केस लगाएगा। चेंज हो गई क्या, मतलब करना है कैसे न कैसे है। और डकैती के केस में कम से कम इतने महीने की जेल होती है, और डकैती के केस में जमानत यहां से मिलती है हाई कोर्ट से। मतलब आप सोचो कि हमारा कोई रिश्तेदार हो, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट है, तो कृपया भूल के भी मतलब तैयार है, हाँ ना। पवार साहब तो कह रहे हैं कि एक एटीएम उठा लाते हैं कहीं से। एक पिक्चर देखी मैंने, फुकरे, देखिए आपने, आप लोग पिक्चर देखते, उसमें एटीएम उठा के लाते हैं लोग बाग, लूट के अंदर आते हैं, वापस आ जाओ, मर रहे हो आप। 12वां आक्रमण 1018, कोई सुन लेगा बोले क्या कर रहे हैं, बोले लूट का प्लान। लूट का प्लान करना भी गुनाह है, ये भी पता है ना। हाँ वकील साहब लिखो आप, 12वां आक्रमण 1018 लिखिएगा। महमूद गजनवी ने महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में 1018 ईस्वी में कोई नहीं, वो देखो एक मैसेज आया है, वो कह रहे हैं कि पापा पापा को पूछना पड़ेगा कितने दिन की जेल होती है। और ऑनलाइन वाले भी आपके विचारों से सहमत हो रहे हैं, वो भी तैयार बैठे हैं। 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया, कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज इस समय कन्नौज इस समय गुजर प्रतिहार शासक कन्नौज इस समय गुजर प्रतिहार शासक राज्यपाल के नियंत्रण में था। राज्यपाल के नियंत्रण में था। कन्नौज आक्रमण के दौरान ही कन्नौज आक्रमण के दौरान ही गजनवी ने गजनवी ने मथुरा व वृंदावन मथुरा व वृंदावन पर भी पर भी आक्रमण किया, पर भी आक्रमण किया। स्टॉप। देखो, ये नंबरिंग याद नहीं करनी है, ध्यान देना, मंदिर एक दो पूछेगा बस, और कुछ नहीं। 15वां आक्रमण है पंजाब पर, बोर्ड पर देखना एक बार। 15वां आक्रमण है पंजाब पर। पंजाब का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। यहां से बनता है सवाल, गजनवी के सिक्कों पर नंदी घुड़सवार तो है ही, मैंने एक दिन बताया था कि ये लोग घुड़सवारी में टॉप होते हैं।
एक चौगान नामक गेम खेलते हैं, और चौगान नामक गेम का मतलब यह है कि घुड़सवार जो है उसको घुड़सवारी का बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव होना चाहिए। तो गजनवी के सिक्कों पर याद रखना किसकी आकृति है, नंदी। पंजाब में जो सिक्के मिले उसने कहा मैं यही कंटिन्यू रखूंगा। और देखो इसके सिक्कों पर संस्कृत भाषा में, ये भी याद रखना, आवेक्त मेकम अवतार। अवतार का मतलब होता है नीचे उतरना, बोले मैं एक नए अवतार के रूप में आया हूं, और अवतार कौन, स्वयं खुद। तो अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा में लिखवाता है एक, और संस्कृत भाषा में टकसाल का भी नाम लिखवाता है। आगे चलकर आपको एक शासक दिखेगा जिसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया जाता है, जो कि आगे चलकर कंटिन्यू रहता है। और आगे एक और शासक आपको दिखेगा जिसका नाम है फिरोज शाह। फिरोज शाह तुगलक के काल में सिक्के चलाए जाते हैं अद्धा, बिख और शसगनी। तो यहां पर सिक्कों की अगर बात करें तो टकसाल पर नाम लिखाने का सबसे पहले श्रेय किसे दिया जा रहा है, गजनवी। भाषा कौन सी है, संस्कृत। ये याद रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक ये शब्द याद रखना है, नंदी और घुड़सवार की आकृति किस अभियान के बाद, पंजाब। तो पंजाब के प्रशासन को अपने हाथों में लेता है और सिक्के प्रचलित करवाता है। लिखिएगा, गजनवी ने 1021 में, गजनवी ने 1021 में पंजाब पर आक्रमण करके इसका प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। इसका प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। गजनवी के द्वारा यहां सिक्कों का, गजनवी के द्वारा यहां सिक्कों का प्रचलन कराया गया। जिन पर घुड़सवार व नंदी की आकृति, घुड़सवार व नंदी की आकृति बनी हुई थी। गजनवी के सिक्कों पर गजनवी के सिक्कों पर संस्कृत भाषा में, गजनवी के सिक्कों पर संस्कृत भाषा में आव्यक्त मेकम, आवक मेकम, अवतार महमूद, शब्द उत्कीर्ण कराया गया था। इन सिक्कों पर संस्कृत भाषा में, इन सिक्कों पर संस्कृत भाषा में टकसाल का नाम भी, टकसाल का नाम भी खुदवाया गया। गजनवी के ये सिक्के
गजनवी के ये सिक्के दिल्ली वाला के नाम से, गजनवी के ये सिक्के दिल्ली वाला के नाम से प्रसिद्ध थे, दिल्ली वाला के नाम से प्रसिद्ध थे। जिनका वजन 56 ग्रेन 56 ग्रेन एक माप की इकाई है, 56 ग्रेन था। बोर्ड पर देखिएगा सिक्के, सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स, याद रखना है। इस समय राजपूत सिक्के जो थे, उन राजपूत सिक्कों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, गधैया। फिर अगर देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या सिक्के थे, क्या मुद्रा थी? व्हाट इज आहत? ठप्पा, पंचमार्क सिक्के क्या काम आते थे? ये सील के रूप में प्रयोग में लिए जाते थे। किससे बने होते थे? सेल खड़ी से, सेल खड़ी जिप्सम। आ रहा हूं भाई साहब, अगला वहीं अगली स्टेज पे चल रहा हूं। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक सभ्यता में आपको सिक्के मिलेंगे, लेकिन सोना मिलेगा। सोने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, स्वर्ण, निष्क। ठीक, ढेर, सिक्कों का ढेर भी कह सकते हैं, सोने का ढेर भी कह सकते हैं। और आगे चले, जैसे आप मौर्य काल में चलेंगे, पण, मौर्य काल में पण चांदी की मुद्रा थी, राजकीय मुद्रा। लिखना नहीं है, बोर्ड पर देखना था। मौर्य काल में पण राजकीय मुद्रा थी, चांदी की थी। काकनी, माशक तांबे की मुद्रा थी। एक सवाल जरूर बनेगा सिक्कों से, तो मैच कराने को दे सकता है। आगे चले तो आगे चले गुप्त काल। गुप्त काल में एक राजा हुआ जिसका नाम था चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और कहा अपने राज्य में कि कोई मुझे राजा नहीं कहेगा, मेरी रानी को ही सम्मान दोगे। आगे से ध्यान रखना। और उसने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए। आगे एक शासक आया जिसका नाम था समुद्रगुप्त। ये नहीं पूछेगा आपसे, ये गजनवी का नहीं, पेपर बनाने वाला हिंदुस्तानी है, ध्यान रखना। ये आपको समझाने के लिए, स्किप भी करोगे तो चलेगा। अब जो मैं बोल रहा हूं वहां से सवाल है, क्योंकि वो हिंदुस्तानी पेपर बनाने वाला, उसको पता है कि आपको कहाँ पूछना है। फिर आए गुप्त शासक जिसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्के 6 प्रकार के सिक्के थे साहब। धनुर्धारी गरुड़, सिक्कों पर उसके गरुड़ की आकृति थी साहब। परशु, वीणा, वीणा बजाते हुए दिखाया गया। अधिकतर सिक्के सोने के थे साहब। फिर आगे चले तो वृषभ शैली के सिक्के। वृषभ यानी मयूर शैली के सिक्के। देखो, सिंधु सभ्यता से गुप्त काल तक आओ। सिंधु सभ्यता में सिक्कों का प्रयोग लेन देन में नहीं हो रहा है, बार्टर सिस्टम है। वैदिक काल में भी लेन देन में प्रयोग नहीं हो रहा है। मौर्य काल में आओगे तो राजकीय मुद्रा है। मौर्य काल में 48,000 पण सैलरी दी जाती थी टॉप के अधिकारियों को। टॉप के अधिकारी थे तीर्थ। तीर्थ में पहला होता था प्रधानमंत्री, युवराज, समाहर्ता, सन्निधाता, सैलरी मिल रही साहब। फिर गुप्त काल में आकर सोने के सिक्के। अब देखो, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा? क्या सिक्कों से किसी राज्य के धर्म की जानकारी मिलती है? बिल्कुल साहब। अगर समुद्रगुप्त के सिक्कों पर गरुड़ की आकृति है तो वैष्णव धर्म को हम मानते हैं।
और यदि किसी के सिक्कों पर नंदी की आकृति है तो शैव धर्म को मानता होगा, सिंपल सी बात। अब मान लीजिए गुप्तकालीन सिक्कों के ढेर भरतपुर के बयाना से मिले हैं, तो गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है, मगध, गुप्तों की राजधानी तो वही थी। अगर उसके सिक्के कहाँ मिले हैं? बयाना, बयाना से मिले हैं, तो मान लो ये आपकी कैपिटल है और आपके सिक्के यहां से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आपका एरिया। और एक लास्ट, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति, जिसके शासन काल में सोने के सिक्कों का प्रचलन था, इकोनॉमी बूम पे थी साहब। मैंने इकोनॉमी का एक ही फंडा बताया आपको, राजा राजा का एक ही, किंग बराबर ई प्लस ई, इकोनॉमी प्लस एम्पायर। एम्पायर कैसे बनेगा? इकोनॉमी से, और जब एम्पायर बन जाएगा तो ऑटोमेटिक राजा बन जाएगा। जिसके काल में चांदी के सिक्के, उसकी स्थिति खराब, और तांबे की तो और भी खराब। और एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया गया था। दो और लिख लीजिए बस, लिखिए, गजनवी का 16वां आक्रमण, गजनवी का 16वां आक्रमण कहाँ किया था? हाजी पवार साहब, कहाँ किया है? अरे इतना इजी है, जिसकी आपने ना हिस्ट्री को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया। देखो, कौन सा आक्रमण है पवार साहब? 16वां नहीं, 16वां। हो गया याद? आपका तो पक्का सिलेक्शन करवाए बिना नहीं रहूं मैं, ध्यान रखना। देसी घी शुद्ध, आजकल डबल वाला वो जो अमिताभ बच्चन जिसका प्रचार कर रहा है ना देसी घी का, उसकी मिठाई लाना मेरे लिए। 16वां सोमनाथ, लिखिएगा। आपके चक्कर में दो चार और ऐसे ही पास हो जाएंगे। लिखिए, गजनवी ने, मुस्कुराओ मत, मंद मंद लिखो। गजनवी ने 1025 में, 1025 में गुजरात स्थित सोमनाथ के मंदिर पर, गुजरात स्थित सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण की जानकारी, इस आक्रमण की जानकारी अल-गर्दीजी, ये याद रखना बस, इस आक्रमण की जानकारी अल-गर्दीजी की पुस्तक, अल-गर्दीजी की पुस्तक जैनुल अखबार, अल-गर्दीजी की पुस्तक जैनुल अखबार से प्राप्त होती है। जैनुल अखबार से प्राप्त होती है। गजनवी गजनवी मुल्तान के रास्ते, गजनवी मुल्तान के रास्ते काठियावाड़ पहुंचा, काठियावाड़ पहुंचा। इस समय, इस समय गुजरात का शासक, गुजरात का शासक
भीमदेव प्रथम था। भीमदेव प्रथम था। भीमदेव ने भीमदेव ने कोई विरोध नहीं किया। अतः अतः गजनवी ने यहां आक्रमण करके अतः गजनवी ने यहां आक्रमण करके सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया। देखो इधर, कुछ याद नहीं करना, सब छोड़ना है। ये ऐसा था, मैंने कहा रास्ते बाद में मौत कैसे हुई इसकी, पागल हो गया था, खुद के सोने चांदी के सिक्के खुद पे ही उछाल रहा था। तो सिक्के भी देख लो आप, ये इसका किला है। हमारे तो ऐसा लगता है वो काली सिंध और आहू के संगम पर है ना, गागरोन। ठीक, ये मैंने मैप आपको दिखाई दिया। सिक्के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, हाँ, अरे अरे, ये लिखा हुआ है अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के दूत है। मैंने बताया था आपको, रसूल और नबी, ये लिखा हुआ। फिर अभी ये लिखा है अव्यक्तम, संस्कृत भाषा में क्या है? अवतार। अवतार का मतलब, अवतार का मतलब अवतार होता है? अवतार अवतार होता है। अवतार का मतलब है, अवतार का मतलब अवतार का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना। भगवान कहाँ, हिंदुओं के भगवान कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं ना, पहाड़ों में रहते हैं। शिव जी कहाँ रहते हैं? पहाड़ों में। तो कहा ऊपर से भगवान कहाँ आएंगे? नीचे। अवतार बताया ना हमारे, मत्स्य अवतार। डार्विन का सिद्धांत देख लो और अवतारवाद देख लो, आपको एक जैसा दिखेगा, क्योंकि लगता है कई बार उन्होंने कॉपी करी होगी। देखो, 1025 सोमनाथ महमूद ने मंदिर को नष्ट किया। कहा जाता है खुद ही मंदिर के सोने से बने लिंगम को हथौड़े से मारकर तोड़ दिया। पैसे की कमी नहीं थी हमारे पास। पत्थर के टुकड़े वापस गजनी ले जाए गए, क्योंकि मूर्ति पूजा नहीं होती है। जामा मस्जिद की सीढ़ियों में पत्थरों पर, बोले जिससे कि जो भी सीढ़ियों पर चढ़ेगा वो उसको ऊपर पैर रखे जाए। ये देखो, फिर आगे खलीफा। देखो, अल कादिर बिल्लाह, कल भी बताया था मैंने आपको खलीफा को। सिक्के देखो गौर से, इस समय जो सिक्के हैं ना, इनके अंदर फिनिशिंग नहीं है, तो हाथ से ढाल के बनाए जा रहे हैं। तो पहले इसको आप कहते थे पंचमार, किसी वजह से फिनिशिंग नहीं है। देखो आप, एक रूप आज घर जाके देखना आप, 5 रुपए का सिक्का, दूसरा 5 रुपए का सिक्का, तो दोनों में एक रूपता होगी। लेकिन यहाँ जो सिक्के बन रहे हैं ये हाथ से बन रहे हैं, इसलिए इनमें समस्या है, ये भी देखिएगा। एक और लास्ट लिख लीजिए, फिर हेडिंग डाल लीजिए, गजनवी का अंतिम आक्रमण। बस, आपके दुख के दिन खत्म हो गए। अब आपके जानकार आ जाएंगे कल से, जिनसे आप बहुत करीब से मिले हो, पवार साहब जैसे, गौरी, पृथ्वीराज चौहान,
ये आपके मतलब पर्सनली रिश्तेदार जो होते हैं ना, यहां तक ही संकट था, अब संकट नहीं है। लिखिए लास्ट, गजनवी ने अपना अंतिम अभियान, गजनवी ने अपना अंतिम अभियान जाट व खोखरों, जाट व खोखरों के विरुद्ध किया था, जाट व खोखरों के विरुद्ध किया था। खोखर जाति, खोखर जाति पंजाब के, पंजाब के सीमांत क्षेत्रों में, पंजाब के सीमांत क्षेत्रों में निवास किया करती थी। लास्ट में लिख लीजिए, गजनवी के द्वारा गजनी में, गजनवी के द्वारा गजनी में कई मस्जिदों का निर्माण कराया गया था, कई मस्जिदों का निर्माण कराया गया था। यहां से देखो साहब, आराम से बैठो। पहला अटैक कहां हुआ है? लघमान, बोलो एक बार, पहला अटैक कहां है? लघमान। ठीक है सर, ये रहा गजनी, हेरात, बल्ख, ठीक है, ये रहा गौर प्रदेश, वो कह रहे थे ना, ये रहा गौर प्रदेश, यहां पर अधिकार करेंगे गौरी के जो रिश्तेदार हैं। यहाँ यामिनी वंश, यह है कांधार, ये रहा बदख्शा, कई बार पढ़ोगे आप बदख्शा, और ये हमारा छोटा भाई। हेनरी इलियट के अनुसार 17 बार आक्रमण, खत्म कहानी। पहला आक्रमण लगमान, सन याद नहीं करना, जरूरत नहीं है। दूसरा आक्रमण जयपाल के खिलाफ। जयपाल कौन था? बोले साहब हिंदू शाही राज्य का था, और जयपाल की राजधानी थी वे हिंद, और एक थी नंदपुर, आगे चलकर बनती है। हार गया जयपाल, बदले में पैसे दिए, ग्लानी से मर गया जयपाल। मैंने कहा लास्ट में उसने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। फिर तीसरा, तीसरा आक्रमण की अगर हम बात करें तो देखो, उच्च, उच्च के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी थी। सिलसिला कौन सा? सोहरावर्दी। सिंपल सा फंडा है, जो टॉपिक टफ है उससे जुड़ी हुई बातें याद रखो। सोहरावर्दी सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला के फाउंडर एक प्रकार से बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है, उनका हेड ऑफिस उच्च। वो कहते हैं कि सूफी संतों को शासकों का संरक्षण लेना चाहिए। वो कहते हैं कि सूफी संतों को धन का संचय करना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। ये भी कह देते हैं साथ में। ठीक है साहब, वज्रा, हरा दिया इसको। अगली चीज, मुल्तान, स्वर्ण नगरी, मुल्तान पर कौन सा आक्रमण है? चौथा। यहां का शासक था फतेह दाऊद, करमाथियों से संबंधित था। ये एक बार शायद आपके नेट जेआरएफ वाले में पूछा गया है, यहां से सवाल। आगे जगह हमने कई बार देख ली। दाऊद ने कहा कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, और आनंदपाल का एक बेटा था जिसका नाम था सुखपाल। सुखपाल ने क्या किया? इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम बदल लिया नौशाशा। फिर इसके बाद छोड़िए, छठा नंदनपुर, नंदनपुर में ये संघ बने। उज्जैन के परमार, ग्वालियर के कछवाहा, कलिंजर, कलिंजर में मैंने बताया था अग्नायस्त्र उक्का नामक एक चला रहा था। कौन? फिर सॉरी, शेरशाह सूरी,
तो कलिंजर, कलचुरी, कन्नौज के राठौड़ और लास्ट में पंजाब वाला खोकर। एक अग्नेयास्त्र बताया है गजनवी के द्वारा, अलकतर, और शेरशाह सूरी के द्वारा है उक्का। उक्का, ये भी ध्यान रखिए। फिर 7वां आक्रमण में किसको लूट लिया? नागरकोट। इतने सारे पैसे मिल गए। असली काम तो पैसे का ही था साहब, पैसे पैसे ही लेने आया था। फिर थानेश्वर चक्र स्वामी मंदिर, एसएससी में पूछा गया था यहां से सवाल। फिर कन्नौज पर आक्रमण किया, अब मंदिरों को ही टारगेट कर रहा है। मथुरा और वृंदावन, मथुरा और वृंदावन दोनों ही जगह जाने का अभी तक मौका नहीं मिला है, लेकिन सुना है बहुत मंदिर है साहब। हालांकि अपने जयपुर को ही छोटी काशी कहते हैं, यहाँ भी बहुत सारे मंदिर है। 15वां आक्रमण पंजाब, प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। सिक्के, नंदी की आकृति है, घुड़सवार की आकृति है, अवतार लिखा हुआ है, ऐसे याद कर लीजिए। कौन सा अवतार है? महमूद। अवतार का मतलब ऊपर से नीचे आना। गजनवी से आपको 5 फैक्ट या 4 फैक्ट याद रखने हैं और कुछ नहीं। कौन से मंदिर लूटे, फिर एक जो मैंने आपको ये किताब बताई है वो याद रखना है। ये नेगेटिव कैरेक्टर है हमारे हिस्ट्री में, ठीक है, नेगेटिव कैरेक्टर। नेगेटिव कैरेक्टर से सवाल नहीं आता, लेकिन आपको जानकारी रखनी चाहिए। और लास्ट आक्रमण जो है 1027 खत्म। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल चलेंगे। अब 1151 में तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया। तराइन को तरावड़ी के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा के करनाल नामक स्थान पर है। अब आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है।